friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And at present we are doing the series for UGC NET law papers. So friends, in today's video we are going to discuss the UGC NET जुलाई 2016 का लॉ पेपर 2। देखिए 2016 में जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसको रिकंडक्ट किया गया था, फिर अगस्त में इसका रिजल्ट आया था सितंबर में। तो वो पेपर 2 एंड पेपर 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जुलाई में जो एग्जाम हुआ था लॉ पेपर 2, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें बताएं कि उन्हें यहाँ सारे पेपर डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे और उन्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली आते हैं और आ सकते हैं, और इससे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जस्टिस के सुब्बाराव ऑब्जर्व्ड द प्रीएम्बल कंटेन्स इन अ नटशेल आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 इसका आंसर रहेगा। और ये केस कब आया था? 1967 में। नेक्स्ट है 2, द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड दैट इम्पार्टिंग एजुकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द ट्रेड और बिजनेस इन विच द फॉलोइंग केसेस। तो ये था उन्नी कृष्णन केस। 1 इज द आंसर। ये उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी है और ये डिसाइड कब हुआ था? 1993 में। मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1992 में डिसाइड हुआ था। ये पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये डिसाइड हुआ था 2005 में। भाई दिनेश कुमार केस जो मुझे मिला नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। दिनेश कुमार से बहुत सारे केसेस हैं और ये यहाँ पर कौन सा केस मेंशन कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। अगर आपको पता है ये केस किससे रिलेटेड है, कौन सा इसका वर्सेस क्या यूनियन ऑफ इंडिया या कोई स्टेट है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, बताइए हमें, ठीक है। नेक्स्ट 3, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। तो द स्टेट में मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, नो इट इज शेल। यहाँ पर शेल है तो ये हो गया गलत। और ये प्रोविजन कौन सा है? ये है आर्टिकल 42। फिर द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू द एज ऑफ 6 years, दिस इज आर्टिकल 45, दिस इज करेक्ट। स्टेट शैल नॉट एंडेवर, नॉट नहीं है यहाँ पे, शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल है 44। फिर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये है आर्टिकल 48A। तो इसमें ठीक कौन कौन से हुए? बी एंड डी। तो आंसर क्या रहेगा? 3, बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट है 4, assertion. No minimum age is prescribed for appointment as judge of the Supreme Court of India, nor is there any fixed period of office. This is correct. The original jurisdiction of Supreme Court is dealt within Article 131 है, ये 132 नहीं है। 132 क्या है? Appellate jurisdiction है, Appellate jurisdiction of Supreme Court from High Court in certain cases, ठीक है ना, वो 132 में है। ये कौन सा है? 131। तो ये हो गया गलत। तो A is right, R is wrong, 3 is the answer. Next 5, in which of the following cases the Supreme Court of India had invalidated a constitutional amendment for non-compliance with the procedure contained in proviso to clause 2 of Article 368. तो ये केस था किहोतो होलाहन वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स। 1 is the answer. ये केस जो है आज के टाइम में बड़ा रेलेवेंट है, बिकॉज जो शिवसेना वाला जो केस चल रहा है, उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे वाला, वहाँ पर ये केस बहुत रेलेवेंट है। ये केस आया था 1992 में, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ पर केस है ये, ओके। अब कृष्णेंद्र भारती केस तो आपको पता ही है, 1973 में आया था, गोलकनाथ बता ही दिया। 1967 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 1963 में। क्यों बता रहा हूँ ये सब? बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो पूछने का ना अभी जो है ट्रेंड है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल के पेपर जो नेट के आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है इसके प्रिपेयर कर लीजिए। Next 6, if the President of India is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression or armed rebellion, तो ये बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 352। Here the satisfaction of the President of India means the decision of the Union Cabinet that such proclamation may be issued has been communicated to him in writing. तो 3 is the answer, और ये इसी आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है।
नेक्स्ट 7, अब मैच करना है केसेस को। तो ये हरिकृष्णा भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लिवी टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। फिर है बी गॉडफ्रे फिलिप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन टू वर्ड ओवरलैपिंग। फिर केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये है किस पर? कलरेबल लेजिस्लेशन पर। फिर ये द दिल्ली लॉज एक्ट किस पर है? कंडीशनल लेजिस्लेशन पर, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन गया इसका? 3241 इज द आंसर। Next, 8, the task of social engineering is to build as efficient structure of the society as possible within minimum friction and waste. ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस्को पाउंड ने। 2 इज द आंसर। देखिए जहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग की बात होगी तो रॉस्को पाउंड ही लगाना है आपने। ओके, 2 इज द आंसर। क्वेश्चन है 9, रेशियो डेसिडेंडी may be defined as the statement of law applied to legal problem disclosed by facts. Yes. Finding material facts direct and inferential based on earlier case law. Yes. The rule of law which other regard as being of binding authority. Yes. All of the above. इसका आंसर क्या रहेगा? All of the above. 4 is the answer. देखिए जैसे ये वर्ड्स है ना, मैक्सिम्स है छोटी छोटी, ये रेशियो डेसिडेंडी, फिर एक और आता है यहाँ पर ओबिटर डिक्टम, इसको ओबिटर डिक्टा भी बोलते हैं या डिक्टम भी बोलते हैं। तो वो भी, व्हाट इज ओबिटर डिक्टम? जो कहा गया, विच इज सेड वाइल पासिंग अ जजमेंट, जजमेंट जो पास कर दिया उसके बीच में दौरान जो बोला गया कोर्ट द्वारा। तो वट एवर द कोर्ट सेड वाइल पासिंग जजमेंट, दैट इज ओबिटर डिक्टम, ठीक है। अब इसमें एक और आता है पर इंक्यूरियम। तो इन पे तो जो है ना क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। व्हाट इज पर इंक्यूरियम? डिसीजन लैक ऑफ ड्यू रिगार्ड टू द लॉ और द फैक्ट, मतलब विदाउट लॉ या फिर लॉ को इग्नोर करते हुए आपने जो है डिसीजन दे दिया, दैट इज पर इंक्यूरियम। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। रेशियो डेसिडेंडी बता ही दिया, ये तीनों होते, बट इसका मीनिंग क्या होता है? रैशनल या फिर रीजन ऑफ द डिसीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेट द 4 sanctions एज एनुमरेटेड बाय बेंथम फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो कौन कौन से हैं? फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। 2 इज द आंसर। तो 4 sanctions हैं, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11, द 3 defects in the simple social structure of primary rule as enunciated by Hart are their uncertainty, static and inefficiency. 2 is the answer. नेक्स्ट 12, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बुक्स को मैच करना है, किसने लिखी है? तो कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑब्वियसली HLA हार्ट, कई बार आ चुका है पेपर में, रिपीट क्वेश्चन है ये। और ये बुक कब लिखी गई थी, वो कब पब्लिश हुई थी? 1961 में। द नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, ग्रे, पब्लिश कब हुई थी? 1909 में। सम रिफ्लेक्शंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये लिखी है बकलैंड ने, दैट पब्लिश्ड इन 1945। फिर प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन, ये बुक कब आई थी? 1946 में, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया? 4132, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लीगल पर्संस? पर्पस थ्योरी है, फिक्शन थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी नहीं है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू लीगल पर्सन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3। नेक्स्ट 14, इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी कंटिन्यूसली डेवलप्ड बाय रिवीजन इन कंटेंट, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग कंप्लायंस सो दैट इट इज केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय एडवर्ड कॉलिंस। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पर। तो ए देखिए, डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बिल्कुल ठीक है, वहां पर मेंशन नहीं है। बी है द वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग लिमिटेड वर्सेस आर, ये केस कब आया था? 1905 में, ठीक है ना। और एक केस किससे रिलेटेड था? इज रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। ये था केस स्टेट सक्सेशन पर। इस केस में क्या कहा गया था? स्टेट इज फ्री टू डिसाइड as to which
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, लिख लीजिएगा ये। तो ये हो गया गलत। अब ये फ्रंटियर डिस्प्यूट बर्किना फासो वर्सेस माली, इस केस रिलेटेड टू इंटरनेशनल कस्टम एंड सोर्स ऑफ लॉ। नो, दिस वाज रिलेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग international frontiers, not the customs. In the event of state succession, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को जब सक्सीड कर लिया तो जो फ्रंटियर हैं वो वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है ना। ये केस कब आया था? 1986 में डिसाइड हुआ था ये। फिर डी है द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ जूरिस्ट हैज बीन स्ट्रेस्ड बाय द जस्टिस ग्रे इन बार्सिलोना ट्रैक्शन केस। नो, ये बार्सिलोना केस में नहीं था, ये था पैकेट हवाना केस में। पैकेट हवाना केस, ये केस कब डिसाइड हुआ था? 1900 में। ठीक है, तो ये बी सी डी गलत हो गई, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2, बी सी डी आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट 16 असर्शन है इसमें, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट ऑफ मोनिज्म थ्योरी। अब मोनिज्म थ्योरी के एक्सपोनेंट्स कौन कौन है जरा बताइए? केल्सन, डुगुइट एंड लॉटरपैक्ट। ठीक है। Law is a unified branch of knowledge, no matter whether it applies on person or other entities. ठीक है। In view of monism writers, in the ultimate analysis of law, we find that man is the root to all laws. एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी, तो आंसर क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट 17, अब बताना है इसमें करेक्ट। ठीक है ना। तो जब भी आप देखें करेक्ट नोट करेक्ट लिखा हुआ तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम करेक्ट की जगह नोट करेक्ट लगा देते हैं, या फिर जहाँ पर नोट करेक्ट पूछा है वहाँ पर हम करेक्ट लगा के आ जाते हैं, है ना। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कंसेक्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, स्टेटहुड एंड अथॉरिटी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्ट एज प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये कंसेक्यूटिव थ्योरी नहीं है। तो ये थ्योरी कौन सी, तरह कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमको। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना, वी विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, डोंट वरी, बट वी वांट योर पार्टिसिपेशन एज वेल। फिर बी है, de jure recognition is by nature provisional and may be dependent on the condition in which the new entity has to comply. Yes, it is correct. The principle that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to internal acts of the recognized authority was laid down in Luther versus Sager. बिल्कुल करेक्ट है, और ये केस कब डिसाइड हुआ था? 1921 में। फिर de jure recognition is final and once given cannot be withdrawn, ये भी ठीक है। तो इसमें ठीक कौन सा हुआ? बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट है 18, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चार्टर ऑफ यूएन। तो कौन से आर्टिकल में है वो? आर्टिकल 1, 55 एंड 56। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है 19, द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट वाज रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन राइट काउंसिल बाय जनरल असेंबली बाय रेजोल्यूशन 6251 15 मार्च 2006। ये रिपीट क्वेश्चन है, अगर आप 2017 2018 का देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 20, Spindler relationship which prohibits marriage among Hindus with near relatives, paternal maternal side is based on the principle of exogamy. 3 is the answer। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इवन जुडिशरी के एग्जाम पेपर में आपको मिल जाएगा ये। अब दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड उठा लीजिए, उत्तराखंड में तो बहुत बार मिल जाएगा, बहुत रिपीट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट 21, अब मैच करना है। तो सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज सेक्शन कौन सा है? 7। RCR, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स 9। रीमैरिज ऑफ डाइवोर्स पर्सन 15। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन 16। तो क्या बन गया? 2 4 1 3। तो 2 इज द आंसर। अगला 22, रीड द स्टेटमेंट। अब बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। द गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइज ए गिल्टी पार्टी एंड on the other it implies that the other party is innocent. In view of this, which of the following is are correct? So if cruelty is provoked, divorce will be refused. ये करेक्ट है। भैया आपने किसी को प्रोवोक किया कि तुम मेरे साथ क्रुएल्टी कर, तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड नहीं बनाना, फिर दिस इज करेक्ट। फिर इनोसेंट पार्टी कंडोन्स द एक्ट ऑफ द गिल्टी पार्टी, नो डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड। यस, भैया माफ कर दिया, कोई नहीं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, फिर क्रुएल्टी वो लैप्स हो जाएगी वहां पर। फिर सी है, इफ द बोथ पार्टी वाज गिल्टी, डाइवोर्स वुड नॉट बी ग्रांटेड टू आइदर। यस, एक को अगर डाइवोर्स दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमने सही ठहरा दिया, तो ये भी ठीक है। अनरीजनेबल डिले इन फाइलिंग पिटीशन इज नो बार टू द रिलीफ ऑफ डाइवोर्स। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अब यही है ना, अगर मान लो क्रुएल्टी हुई है आज, आप 6 महीने बाद कह रहे हो कि उस टाइम मेरे ऊपर क्रुएल्टी करी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनरीजनेबल डिले है, वो तो लैप्स हो गया ना भैया, उसके बाद आप चुप बैठे रहे इतनी देर तक, फिर दोबारा क्रुएल्टी हुई, आप कह रहे हो उस टाइम भी करी थी, तो दैट वुड बी नॉट अ ग्राउंड। ठीक है ना।
तो आंसर क्या रहेगा? ए बी सी आर करेक्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 23, ये देखिए वेदास पूछ लिए हैं, यहाँ पर मैच करना है। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है रिचुअल्स, सामवेद में क्या है? डांस है, अथर्ववेद में क्या है? मैजिक स्पेल्स है, ऋग्वेद में क्या है? प्रेज ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3 4 1 2। 3 देखिए ए का एक में ही है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू मुता मैरिज? ये टेम्परेरी मैरिज है, सुन्नी लॉ में नहीं होती, शिया लॉ में होती है, फॉर फिक्स पीरियड होती है। तो ए सी डी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। अब दोनों तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें से एक ही ठीक होगा, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, अदर्शन है, शरीयत एक्ट 1937 मेक्स मुस्लिम लॉ एप्लीकेबली एक्सप्रेसली टू ऑल मुस्लिम्स। दिस इज करेक्ट। द एक्ट हैज एब्रोगेटेड ऑल द कस्टम्स एप्लीकेबल टू मुस्लिम्स एक्सेप्ट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड। इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4, बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। Next 26, the remedy of RCR, restitution of conjugal rights, has its root in Jewish law. 1 is the answer. Next 27 है, assertion है, a juvenile delinquent may have physical capacity to commit crime while he has no contractual capacity to do so. ये wrong है, physical capacity भी नहीं होती ना। इसका रीजन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, a juvenile has no contractual capacity to commit crime. ये तो क्राइम की बात करता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये हो गया रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गए, बोथ आर रॉन्ग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 28, कंसिडरेशन मीन रीजनेबल इक्विवेलेंट और अदर वैल्यूएबल बेनिफिट सो एंड सो सो एंड सो एंड सो। तो कौन सा केस में बोला गया था? ये केस था सोनिया भाटिया वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये बड़ा ही सेलिब्रेटेड केस है कंसिडरेशन पर। कंसिडरेशन की डेफिनेशन आती है तो हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इन सोनिया भाटिया सेड सो एंड सो, ठीक है ना। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट? एन एग्रीमेंट नॉट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, नॉट टू डू लिखा है तो वॉइड कैसे होगा? नो। टू डू ए पॉसिबल एक्ट, वॉइड, नो, ये भी गलत हो गया। टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ इज वॉइड, यस इट इज करेक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय सम इवेंट विच प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट टू बी अनलॉफुल बिकम्स वैलिड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। नो, ये हो गया रॉन्ग। बिकम्स वो क्या होगा? वॉइड हो जाता है, बिकम्स वॉइड, ठीक है। तो इसमें ठीक क्या है? 3 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 36 ऑफ ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 30, अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखिए। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस केस कौन सा है? मद्रास रेलवे वर्सेस गोविंद राव। फिर है प्रूफ ऑफ लॉस टू बी गिवन टू क्लेम स्पेशल डैमेजेस, तो ये चीफ सेक्रेटरी स्टेट वर्सेस कोठारी एंड एसोसिएट्स। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये है करनदास का। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इन ट्रांजिट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील स्टॉक। तो आंसर क्या बन गया? 2 1 3 4, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 31, अब बताना भी जो द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इनएबिलिटी टू डोमिनेट, एबिलिटी होता है तो ये हो गया रॉन्ग। अ पार्टी अनड्यूली इन्फ्लुएंसिंग एंड अदर पार्टी बीइंग अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड ऑन इक्वल फुटिंग, तो ये भी हो गया रॉन्ग, इक्वल फुटिंग थोड़ी है। रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यस। इन ए रिलेशनशिप वन पार्टी इज अ पर्सन इन मेंटल डिस्ट्रेस, इट कैन बी यस। तो आंसर क्या रहेगा? C and D आर करेक्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग? तो फ्रॉड रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, इट इज वॉइडेबल, ठीक है ना, लिखा हुआ देखिए सेक्शन में, 15 देख लीजिए। फिर मिसमेंटेशन रेंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, यस, ए है रॉन्ग, बी है करेक्ट। मिसमेंटेशन इज मोर और लेस इंटेंशनल रॉन्ग, वेयर एज फ्रॉड मे बी क्वाइट इनोसेंट। नो, फ्रॉड कैसे इनोसेंट होगा? ये हो गया रॉन्ग। डैमेजेस और लॉस कॉज्ड बाय इनोसेंट मिसप्रिंटेशन आर असेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द केस ऑफ डेलिब्रेट फ्रॉड, ये करेक्ट है। तो इसमें B and D आर करेक्ट। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? रॉन्ग। तो आंसर क्या रहेगा इसका? A and C ओनली, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया? इट इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड नो वन हैज राइट टू इंजर एंड हार्म अदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली, 1 इसका आंसर रहेगा। और देखिए ना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडीज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये गलत, ये पहले आ चुका है। आप देखिए 2017 की 2018 की वीडियो देखिए, वहां पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 34 है, अब मैच करना है टोट के केसेस को। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कौन सा केस था ये? समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा। जुडिशियल एक्ट, अनवर हुसैन अजय कुमार। एक्ट ऑफ स्टेट, विनोद शांतिलाल गोजालिया। नेसेसिटी, ओल्गा टेलिस वर्सेस
MCB। तो आंसर क्या बन गया? 2 3 4 1 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 35, the police officer failed to observe the provision of UP police regulation in taking care of gold seized. The injury had been committed by the employees of the state during the course of its employment, but the employment was in special category of sovereign power, so the claim was not sustainable. It was held in Kasturi Dadya Ram Jain versus State of UP. 2 is the answer. ये पहले भी आ चुका है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इस केस पर जो है क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो MC मेहता केस था वो, ठीक है। फिर चरणलाल साहू था एंड इंडियन काउंसिल एनवायरो लीगल एक्शन था। MC मेहता स्टेट ऑफ MP नहीं था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ABC ओनली। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 37, व्हाट रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस मीन इन रिलेशन टू लायबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट। तो कौन सा होता है? लायबल इन लॉ ओनली फॉर कॉन्सिक्वेंसेज विच आर नॉट रिमोट। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेज के हेमलता म्युनिसिपल एंड MCB वर्सेज लक्ष्मण अय्यर इंपोर्टेड केसेस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन द रूल ऑफ contributory negligence. 2 is the answer. Next 39, read the principle. There is always an imposed duty so and so so and so. अब ये पूछा गया है, in the light of the above, in which of the following circumstances the accused can claim doctrine of self preservation? Section 81, आप बताइए सेक्शन 81 क्या है? तो what is section 81? This is doctrine of necessity. तो कब क्लेम कर पाएगा एक्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन? मतलब RPD डिफेंस कर रहा है डॉक्ट्राइन नेसेसिटी पर, ठीक है। तो अरेस्टिंग ड्रंकन पर्सन मूविंग इन अ ग्रेटर डेंजर एट अ पब्लिक प्लेस। तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 40, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कोजेंट डेफिनेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्टीफन। 1 इज द आंसर। तो IPC में सेक्शन कौन सा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर? 84। केस कौन सा है फेमस? मैकनॉटन। ओके। नेक्स्ट 41, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कवरिंग द लॉ ऑन कंसेंट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल प्रोहिबिशन ऑन ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस लेडिंग टू डेथ। 2 इज द आंसर। कंसेंट की बात कहां पर की गई है? सेक्शन 300 एक्सेप्शन 5। नेक्स्ट 42, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अलाउड इन विच द फैक्ट लीडिंग टू मोर हार्म वाज डन देन नेसेसरी। मोर देन नेसेसरी हार्म आप नहीं कर सकते, तो 2 इसका आंसर रहेगा। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन कौन कौन से? 96 to 106। नेक्स्ट 43, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी व्हाइल बीइंग टेकन टू मैजिस्ट्रेट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर कुड बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 225B IPC। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 44, the distinction between intentional killing in hot blood and intentional killing when the blood was cool may be inferred through provocation। 1 is the answer। ये प्रोवोक किया तो मतलब हॉट ब्लड में किया है, इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस। और ये फिर अगर प्रोवोकेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी प्लानिंग से किया है। कोल्ड ब्लड मर्डर है ये तो, ठीक है ना। नेक्स्ट 45, assertion है, in an illegal termination of workmen, the reinstatement of workmen in service does not appear to be an acceptable option in all cases. The monetary compensation may sufficiently meet the ends of justice. Reason है इसका, the compensation in lieu of reinstatement is the normal rule. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, both A and R true and R is the correct explanation of A. Next 46, an arbitration award is binding on the parties to the arbitration agreement only, ठीक है ना। 3 is the answer. Next 47, the Supreme Court referred the ILO क्या है? International Labour Organization instrument to reiterate the worker participation in the industrial process as enshrined in the constitution and other labor legislation in one of the following cases। तो केस कौन सा था वो? मोनोग्राम मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2 is the answer। अब ये जो है लेबर लॉ के क्वेश्चंस हैं, तो अभी तो सिलेबस में नहीं है, बट जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कहीं किसी और लेबर लॉ एग्जाम में आ जाए, सेंट्रल लेबर कमीशनर के एग्जाम आते हैं, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम आते हैं, तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 48, वेयर एन अंडरटेकिंग इज क्लोज्ड फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर एवरी वर्कमैन इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन
if such workman has continued service for not less than 1 year. 3 इसका आंसर रहेगा. Next 49. A strike could be legal or illegal. An illegal strike could be justified. One was opined by Justice V.R. Krishna Iyer in case of Gujarat Steel Tube versus its Mazdoor Sangh. 2 is the answer. Next 50. A 7 judges bench of Supreme Court exhaustively considered the scope of definition industry and laid down the triple test. कौन सा केस था वो? Bangalore Water Supply versus A. Rajappa. 4 is the answer. So friends, यहाँ पर हमने UGC NET लॉ पेपर 2 ऑफ जुलाई 2016 जो है पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी, कुछ सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. एंड इन बिटवीन अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा दिखा हो, एंड जैसे कि हमने क्वेश्चंस में बीच में बोला भी है कि भाई अगर आपको कुछ पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, मिलते हैं आपसे next video में. Thanks very much for watching this video. Thank you.